दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चले गए डॉलर के दिन, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत के पीछे एक खास मकसद है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को करीब 1 महीने 10 दिन हो गए हैं। 24 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था और इस बीच 45 देशों ने 5300 सैंक्शन प्रतिबंध जो है रूस पर लगाए हैं। और अभी जो तस्वीर बनकर सामने आ रही है उसमें अब पूरी दुनिया देख रही है कि युद्ध जो है जेलेंस्की नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिम के पावरफुल देश हैं वो युद्ध लड़ रहे हैं जेलेंस्की की तरफ से। अभी ग्रैमी अवार्ड वहां हुआ है, उसमें जेलेंस्की का भाषण सुनाया गया है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कैसे यूक्रेन को, जेलेंस्की को मजबूत किया जाए। लेकिन कहते हैं चीजें अपने तरीके से नहीं चलती हैं। किसी एक देश, किसी एक शक्ति, किसी एक ताकत के इशारे पर पूरी दुनिया नहीं चल सकती है। उसके अपने तरीके होते हैं, उसकी अपनी गति होती है। लिहाजा एक तरफ जब प्रतिबंध लग रहा है रूस के ऊपर, तो दूसरी तरफ पता चल रहा है कि रूस के साथ जो व्यापारिक आर्थिक रिश्ते हैं दूसरे देशों के, वो एक नई दिशा, नई गति पकड़ रहे हैं, जिसमें कि रूबल से खरीद हो रही है डॉलर के बजाय। चीन की जो करेंसी है युआन, वो मजबूत हो रही है और पूरे दुनिया का जो पूरा बैलेंस है, वो चाहे सामरिक हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे राजनीतिक हो, ताकत के स्तर पे हो, सब कुछ बदल रहा है। लिहाजा हम आज यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच जो घटनाएं हैं, जो टिट बिट्स हैं, उस पर हम ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। उसके साथ, क्योंकि 1 महीने 10 दिन युद्ध को बीत गए हैं, इस बीच पूरी दुनिया के स्तर पे जो बदलाव आ रहे हैं, इस युद्ध से के जो नतीजे हुए हैं, जो चीजें बदली है दुनिया के स्तर पे। कहा जा रहा है कि 90 के बाद पूरी दुनिया जो एक ध्रुवीय हो गई थी और अमेरिका जैसे चाह रहा था पूरी दुनिया को संचालित कर रहा था, अब वो चीजें वहां नहीं खड़ी हैं, बल्कि एक दूसरी दिशा पकड़ ली हैं और यूक्रेन और रूस का युद्ध उसमें निर्णायक साबित होने जा रहा है। और ये दिशा क्या है, किस तरफ जा रही है, इसमें कितने पोल्स बन रहे हैं, कौन कौन देश हैं जो इसमें अलग अलग भूमिका में खड़े हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है उनको समझना। और इसी नजरिए से हमको लगता है इस पर जो है बातचीत होनी चाहिए। इस पर समझने और समझाने के लिहाज से इस समय मेरे साथ एक महत्वपूर्ण गेस्ट, महत्वपूर्ण मेहमान सत्येंद्र रंजन जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। अभी तक हमने जिनको सुना है उसमें सबसे बेस्ट का ये विश्लेषण, सबसे बेहतरीन विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अगर कोई किया है तो सत्येंद्र जी ने किया है। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, मैंने तो एक पृष्ठभूमि रखने की, जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है जी, बताने के लिए। मैंने एक पृष्ठभूमि रखने की कोशिश की है कि ये जो युद्ध है 1 महीने 10 दिन हो गए और 90 के बाद कहा जा रहा था एक ध्रुवीय दुनिया हो गई है, लेकिन 30 साल के बाद एक नई स्थिति दुनिया के स्तर पर खड़ी हो रही है, जिसमें कि ये युद्ध एक नया जो है कहिए तो फ्रंट है, लेकिन इसके साथ पूरी दुनिया के स्तर पे बदलाव आ रहा है। ये बदलाव किस तरह का है, कैसे है, किन रूपों में है, किन किन क्षेत्रों में है, किस रूप में उसको देखा जाए, अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये 1990 यानी 91 जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, उसके बाद तो दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। उसके बाद तो जो अमेरिका और उसके साथी देश हैं, खासकर अमेरिका साथी देश भी तो उसके पिछलग्गू हैं, वो जिस ढंग से दुनिया की अर्थव्यवस्था को, दुनिया की पॉलिटी को, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनको वो जिस ढंग से ढालना चाहता था उसको वो ढालता रहा। लेकिन ये कहानी 90 में नहीं शुरू हुई। ये जो अमेरिकी, जिसको हम लोग अमेरिकन साम्राज्यवाद कहते हैं, अमेरिका का साम्राज्यवाद सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही शुरू हो गया, क्योंकि उस समय तक की जो महाशक्ति थी ब्रिटेन, वो दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हो गई और अमेरिका ने उसके बाद एक
तब तक वो मजबूत ताकत भी बन चुका था और दूसरे विश्व युद्ध में वो अकेली बड़ी शक्ति थी जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, थोड़े बहुत नुकसान हुए थे। तो उसने अपने ढंग से नई दुनिया को ढालना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक अमेरिकी सत्ता के 3 खास उसके औजार रहे हैं, 3 हथियार रहे हैं जिसके आधार पर उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी सत्ता चलाई है। उसमें एक सैनिक ताकत उसकी है, दूसरी ताकत उसकी जो है वो आर्थिक रही है, और तीसरी ताकत उसका इंफॉर्मेशन पूरे सूचना तंत्र पर उसका कब्जा रहा है। वो अपने ढंग से दुनिया के घटनाओं की कहानी जैसे चाहे वो लोगों को उस ढंग से बताने और लोगों का ब्रेन वॉश करने में सफल होता रहा है। लेकिन इस सदी में आकर और ख़ासकर 2008 की जो मंदी आई थी, उसके बाद से उसकी इन तमाम ये जो तीनों ताकतें हैं, इसमें एक गिरावट या उसकी सीमाएं जाहिर होने लगी थी। सैनिक ताकत की सीमा उसकी अफगानिस्तान में अभी हाल में जाहिर हुई पिछले साल कि 20 साल के बावजूद वो उसको कब्जा नहीं कर सका। इराक में जाहिर हुई, लीबिया में जाहिर हुई, यानी उसने जहाँ भी सैनिक दखल दिया वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सका, इसके बिना उसे लौटना पड़ा। सूचना की ताकत अगर हम लोग देखें, खासकर यूक्रेन युद्ध में ही हम लोग देखें, तो आज हालात क्या हैं। आपने कहा 45 देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, यानी लगभग 150 देशों ने नहीं लगाए हैं। या और उसमें ऐसे बहुत से देश हैं जिसमें भारत भी है, जिसके जो अमेरिका के साथ जिसके बहुत निकट संबंध माने जाते रहे हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल नहीं हैं। यानी अब वो अपने सूचना से लोगों को यह बताने में भी नाकाम रहा है, दुनिया के ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि चीन और भारत भी इसमें शामिल नहीं है और इनकी जनसंख्या जो है वो इतनी ज़्यादा है जितनी अमेरिका और यूरोप की नहीं है। तो वो अपने ढंग से यूक्रेन की कहानी बताने में असफल रहा है। दुनिया का के बहुत बड़ा जनमत आज ये मानता है कि यूक्रेन में जो हो रहा है इसके लिए नेटो का विस्तार, जिसके पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद की मंशाएं रही हैं, ये वो उसका वजह है, मुख्य वजह है जिसकी वजह से हुआ। इन दोनों असफलताओं के साथ जो तीसरी असफलता और जो सबसे दूरगामी महत्व की है, वो है जो विश्व वित्तीय व्यवस्था और मौद्रिक व्यवस्था, जो मॉनेटरी सिस्टम है, उस पर से अमेरिका का जो कंट्रोल है, हालांकि वो पहले से वो भी टूट रहा था। डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर पर दुनिया की निर्भरता खत्म होने का जो ट्रेंड है वो पहले से दुनिया में चल रहा था, लेकिन धीमी गति से चल रहा था। यूक्रेन युद्ध के बाद पिछले 5 हफ्तों में इसमें एक आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। आज आप अगर इस समय CNN, जो अमेरिकी सूचना तंत्र का एक बड़ा जो उसके प्रोपेगेंडा का जो उसका पूरा मैकेनिज्म है, उसमें CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, ये सब उनके बड़े मुखपत्र हैं। उसकी वेबसाइट पे आज आप जाएं तो आज वहाँ एक एनालिसिस चल रहा है जिसमें ये कहा गया है कि डॉलर की हेजिमनी खतरे में है, उसका जो वर्चस्व है वो खतरे में है। उसकी जो पहला पैराग्राफ है उसमें एनालिस्ट ने लिखा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है, लेकिन उसका सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा हथियार डॉलर है। लेकिन आज वो डॉलर का वर्चस्व खतरे में दिख रहा है। अब ये इतना बड़ा खतरा अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए क्यों है, इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी बारीकी में जो करेंसी कैसे काम करती है और ये स्थिति क्यों पैदा हुई उसमें जाना पड़ेगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के जरिए रिकॉन्फिगर किया गया, फिर से बनाया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक उसका मुख्य पार्ट थे। लेकिन उस समय जो दुनिया की मौद्रिक व्यवस्था के लिए सिस्टम तय हुआ उसमें डॉलर स्टैंडर्ड को अपनाया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया गया, सोना, गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया गया। उसमें यह तय हुआ था कि डॉलर की कीमत अमेरिका के भंडार में जितना सोना है उसके अनुपात में तय होगी और दुनिया के बाकी देश अपनी मुद्रा की कीमत डॉलर के अनुपात में तय करेंगे। यानी जो गोल्ड है वो मेन चीज था।
लेकिन वियतनाम वॉर में और जो दुनिया में उसके बाद सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने दुनिया भर में अपने अड्डे बनाए और आज भी लगभग उसके 850 अड्डे पूरी दुनिया में हैं। आप अड्डे बनाते हैं तो उसका खर्च उठाना पड़ता है, आप उसको सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए आपके पास। तो उस खर्च में और खासकर वियतनाम वॉर में, कोरिया का वॉर में, ये सब में अमेरिका शामिल हुआ। इन युद्धों की वजह से अमेरिका का जो गोल्ड का भंडार था वो बहुत तेजी से घटा और एक समय जब 1970 आते आते ये स्थिति लगने लगी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाने वाली है। तब वहाँ के प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने एक तरफा ढंग से फैसला लिया बिना किसी देश से राय मशविरा किए कि डॉलर और गोल्ड का कोई संबंध नहीं होगा, डॉलर अपने आप में एक स्टैंडर्ड होगा। और चूंकि अमेरिका का काफ़ी वर्चस्व उस समय था, सोवियत यूनियन से बहुत से देश जो डरते थे, सऊदी अरेबिया जैसे जो कम्युनिज्म के नाम से डरते थे, राजशाही हैं वो। सऊदी अरेबिया उस समय तक तेल दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी हो चुका था, कच्चा तेल। सऊदी अरेबिया को अमेरिका समझाने में ये सफल रहा कि तेल का सारा कारोबार डॉलर में होना चाहिए। तो 74 में ओपेक कंट्रीज ने, जो तेल उत्पादक देश हैं, उन्होंने डॉलर को तेल कारोबार की करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर दिया। अब उसके बाद मजबूरी ये हो गई सभी देशों के लिए कि अगर आपको तेल खरीदना है तो आपके पास डॉलर चाहिए। अगर आपको, और अमेरिका उस समय तक सबसे बड़ी इकोनॉमी था, आज भी है लेकिन आज वो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, उस समय तक वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी था, ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से आती थी। तो अगर आपको उनसे कोई चीज़ आयात करनी है तो आपके पास डॉलर चाहिए। तो सिस्टम ये बन गया कि आपके पास डॉलर कितना आपकी विदेशी भंडार में है, विदेशी मुद्रा भंडार में, इससे ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तय होने लगा। यह सिस्टम बन गया। यह सिस्टम तब से लेकर अभी तक चल रहा है कि अगर भारत और रूस के बीच में कारोबार होता है तो भारत और रूस के बीच में होता है, उसमें भारत और रूस आपस में सेटल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों देश सेटलमेंट जो है वो डॉलर में करते हैं क्योंकि डॉलर की जरूरत दोनों देशों को रही है। लेकिन यह चीज अमेरिका को ऐसी ताकत देता है कि वो बिना अपनी इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूस किए उसके पास दुनिया में जो कुछ भी वैल्यू क्रिएट होता है उसका एक हिस्सा पहुंचता है। इससे उसके कारोबारी दुनिया भर में बिना, जो कन्वर्जन होता है मुद्राओं का, जो अदला बदली होती है, अगर आप रुपये से डॉलर में या रुपये से यूरो में कन्वर्ट करें तो उसकी आपको एक फीस देनी पड़ती है। लेकिन अमेरिकी कारोबारियों को ये फीस नहीं देनी पड़ती है क्योंकि वो दुनिया में हर जगह डॉलर चलता है। इसके अलावा अमेरिका सरकार जो है वो दूसरे देश, जब वो अपने बॉन्ड बेचती है तो दूसरे देश डॉलर में ही बॉन्ड खरीदते हैं। तो उनके बॉन्ड, जो अमेरिका जो कर्ज लेता है, जो डेट उसके ऊपर है वो डॉलर में है, तो डॉलर की कीमत घटने बढ़ने से उसके अंदरूनी अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर डॉलर महंगा हो जाए तो भारत पे जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा क्योंकि भारत ने जो भी कर्ज ले रखा है डॉलर में ले रखा है। तो ये व्यवस्था इस ढंग से चलती रही है और इसी व्यवस्था के कारण अमेरिका के पास ये अधिकार उसने लिया हुआ है कि वो किसी भी देश पर एक तरफा प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि वो प्रतिबंध लगा देगा तो आप डॉलर से बाहर हो जाएंगे, आप कारोबार नहीं कर सकेंगे। सभी देशों ने डॉलर में अपने धन को निवेश कर रखा है तो वो डॉलर को जब्त कर लेगा, आपका धन एक दिन में आप गरीब हो गए। अभी उसने रूस के 630 बिलियन डॉलर जब्त कर लिए, उसके पहले अफगानिस्तान के 300 बिलियन डॉलर जब्त कर लिए, ईरान, लीबिया, वेनेजुएला, इनके भी पैसे वो जब्त करता चला है, कर चुका है। लेकिन यही जो उसने जो अतिवाद दिखाया आज उसके लिए खतरा बन गया, क्योंकि करेंसी विश्वास से चलती है। अगर हमने आपके पास पैसा अगर रखा है तो इस विश्वास पे रखा है कि आप पैसा लेकर भागेंगे नहीं। लेकिन अगर यह धारणा बन गई कि अमेरिका कभी भी पैसा किसी का जब्त कर सकता है, जो उसने एक्चुअल में कर लिया है, तो लोग उसका विकल्प ढूंढने लगते हैं। खासकर अभी पिछले साल उसने जब अफगानिस्तान के 300 बिलियन डॉलर जब्त किए तो दुनिया में बड़ी बेचैनी मची कि उस गरीब देश को जिसे पैसा देने की जरूरत है उसके 300 बिलियन डॉलर उसने जब्त किए और 9/11 के जो विक्टिम थे उनको उससे मुआवजा दे दिया। अब उसने रूस के जब्त कर लिए। तो अभी आप देखिए सऊदी अरेबिया ने अभी एक महत्वपूर्ण फैसला किया। ये बात केवल उसके बाद आप आएंगे। अब जो सऊदी अरेबिया ने अभी फैसला तो खैर नहीं किया है,
लेकिन ये खबर आई है कि वो चीन के साथ ये समझौता कर रहा है कि अब वो तेल का सारा कारोबार युआन में करेगा। सऊदी अरेबिया ने जब फैसला किया था कि सारा कारोबार डॉलर में होगा, तो डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनी थी। अब सऊदी अरेबिया अगर उससे पीछे हट रहा है, रूस और भारत रुपए में कारोबार कर रहे हैं, चीन लगातार अपनी मुद्रा में कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। उसने उसके सिस्टम बना लिए हैं, स्विफ्ट जैसे सिस्टम बना लिए हैं, जो जो ईस्ट यूरेशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ चीन का एक समझौता होने वाला है जिसमें सारा कारोबार आपसी मुद्रा में होगा। तो ये जो डॉलर की हेजीमनी है, जो डी डॉलराइजेशन है, जो धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, वो प्रक्रिया अचानक तेज हो गई है। और यह अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए उससे भी बड़ा खतरा है जितना उसके सैनिक युद्ध में कहीं हार जाने से पैदा हो। इसमें कौन कौन देश ऐसे हैं जो इस तरह से सीधे बगैर डॉलर के सीधे जो जिससे व्यापार कर रहे हैं उसकी करेंसी में व्यापार करेंगे? इस तरह के कौन कौन देश हैं, कैसे गिनाया जा सकता है? देखिए, एक तो जो जिनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन्होंने पहले से ही ये तरीका अपनाया हुआ है। जैसे ईरान है, ईरान बहुत मुश्किल से गुजरा है। उसका जो भी कारोबार आज होता है वो अन्य देशों के साथ जो बाइलेटरल जो करेंसी है उसमें होता है। भारत ने भी ये तरीका विकसित किया था जब ईरान पे पहली बार प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन जब बाद में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब न्यूक्लियर डील हुआ, उसके बाद अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने वो कारोबार रोक दिया, अन्यथा वहाँ की मुद्रा और रुपये में कारोबार होता था। रूस ने सबसे बड़ी घटना वेनेजुएला है, लीबिया पर तो शायद अब नहीं है प्रतिबंध उस ढंग से, तो और चीन के ऊपर अभी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चीन के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन देर सवेर ताइवान के साथ जब कभी संघर्ष होगा, तो आज चीन के में अगर आप चर्चाएं देखें वहाँ के मीडिया में, तो यह बात है कि ये तो अमेरिका चीन के भी पैसे जब्त कर लेगा, और इनके तो $6 बिलियन किया है। अगर चाइना का तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर उसके पास में है, जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से हैं, और उसमें से $700 बिलियन लगभग उसने अमेरिका को कर्ज दे रखा है, जो बॉन्ड खरीद रखे हैं उसके। तो ये सारा रकम उसका खतरे में है। तो और चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी एक्चुअल इकोनॉमी है। एक्चुअल इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो वस्तु देता है आपको, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं। अमेरिका का जो जीडीपी है उसका बड़ा हिस्सा रेंट, जो जो ब्याज आता है वो, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो है। अमेरिका का जो लो एंड उसका निर्यात कुछ भी नहीं है। उसका जो पैसा आता है वो पेटेंट से आता है, चूंकि पेटेंट आज भी उसके पास सबसे ज़्यादा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका आज भी है, तो उससे उससे जो पेटेंट करता है, जो हाई एंड की चीज़ें बनाता है, वो उसका कारोबार है। लेकिन अगर आज आपको मास्क चाहिए, दवाई चाहिए, घरेलू उपयोग का सामान चाहिए, तो इसके लिए दुनिया पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट होती गई है। तो चीन की इकोनॉमी जो है वो आज दुनिया की इसलिए एक्चुअल इकोनॉमी, जो एक्चुअल उपयोग की चीज़ें हैं, उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो चीन से आयात निर्यात करने वाले, आप देखिए चीन में चाहे यूरोपियन यूनियन हो, खुद अमेरिका का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो चीन है। तो उसमें इशू यह है कि जो चीन अगर इस अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाएगा, तो उसमें उसका मतलब है कि जितना युआन आगे बढ़ेगा वो डॉलर की जगह लेगा। चीन की योजना ये काम 20 साल में करने की थी। चीन इस दिशा में बढ़ रहा था, उसने सिस्टम बनाए थे, लेकिन उसकी योजना थी कि 20 से 25 साल में धीरे धीरे इस चीज़ को किया जाएगा। लेकिन हाल की घटनाओं ने उसको इसके लिए प्रेरित किया है कि वो अब इसमें जल्दी करे, और इसलिए रूस और चीन का जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना है, जिसमें वो सारे कारोबार करेंगे, सऊदी अरेबिया इसमें आ जाएगा, भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। भारत के चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो वो शायद चीन के प्रोजेक्ट में शामिल ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से रूस के साथ वो शामिल होगा। पाकिस्तान ने किया हुआ है, पाकिस्तान ने अभी रूस के साथ हाँ, समझौता मैं किया। उसी पर आ रहा था। नहीं, अगर आपके हिसाब से पूछें तो क्या मतलब युआन जो है नई ट्रांजैक्शन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा का शेप लेता जा रहा है, इसे कहा जा सकता है? अभी बहुत पीछे है, लेकिन वो ले रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है, एक रिसर्च पेपर आया है, जो 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने, जिसमें 2 तो खुद आईएमएफ के हैं और एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया है।
उस रिसर्च में ये कहा गया है कि इस साल 2022 में रूबल का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में तेजी से बढ़ेगा। पिछले साल वो बढ़ा, पिछले साल उसमें थोड़ी वृद्धि हुई, वो लगभग 0.25% की हुई। उसका हिस्सा अभी सिर्फ 3.25% है। लेकिन जब बात अभी तो 3.25% तो जो सिचुएशन चल रहा था उसमें है, जब अचानक चीज़ें बदलेंगी और बदल रही हैं तो ये अगले साल इसमें मामूली वृद्धि होगी ऐसा नहीं है। IMF कह रहा है कि तेजी से बढ़ेगा। और रूबल जो है, रूबल को अभी देखिए क्या किया है पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन की सरकार ने। रूबल को एक तो उन्होंने गोल्ड से पेग कर दिया। 1 ग्राम रूबल की कीमत उन्होंने तय कर दी 5,000 रूबल, यानी 10 ग्राम में देखा जाता है एक 10 ग्राम सोने का 50,000 रूबल, ये उन्होंने पेग कर दिया। ये वो ले गए गोल्ड स्टैंडर्ड में जब था, जब गोल्ड से डॉलर का कीमत जुड़ा हुआ होता था। अभी उन्होंने एक तो ये जोड़ दिया। दूसरी चीज उन्होंने ये अभी फैसला जो किया है, जो तुरंत बड़ा फर्क डालने जा रहा है, कि वो जो भी देश उनसे तेल या गैस खरीदते हैं, अगर वो अनफ्रेंडली कंट्री की सूची में हैं तो उनको वो सिर्फ रूबल में ही बेचेंगे, उनसे वो यूरो और डॉलर में नहीं बेचेंगे। अनफ्रेंडली कंट्री में अमेरिका है जिसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूरोप तो गैस के लिए अपने 40% गैस के लिए रूस पे डिपेंडेंट है। तो और यूरोप को इन्होंने ये कह दिया है कि आप रूबल में ही हम सिस्टम लेंगे। उन्होंने गैज़प्रोम बैंक जो है, गैज़प्रोम बैंक में के जरिए सारा कारोबार होगा। यूरोपियन देशों को पैसा गैज़प्रोम बैंक में देना पड़ेगा। और ये जो फैसला हुआ, आप याद कीजिए, जब रूस ने अपने ये स्पेशल मिलिट्री एक्शन शुरू किया, उसके 2-3 दिन बाद रूबल प्रतिबंध जब लगाए गए तो रूबल की कीमत, जो कि उसके पहले 76 रूबल पर डॉलर थी, वो गिर के $150 से भी नीचे चली गई। लेकिन जैसे पुतिन ने ये ऐलान किया कल, आज का तो मुझे नहीं मालूम है, कल ये कीमत 83 रूबल पर आ गई थी बढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि अब रूबल को बैकिंग मिल गया कमोडिटी का। करेंसी तो बैकिंग से चलती है। करेंसी तो ये, आप हमको कुछ चीज आप हमको लिख के दें कि मैं आपको 5,000 रुपये आपका मेरे पास है, तो मैं मुझे भरोसा होगा आप पर कि आप मुझे जब जरूरत होगा 5,000 रुपये दे देंगे, तो वो कागज मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मुझे वही चीज आप देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। तो हम वो आपका सिंपल लिखा हुआ भी चीज करेंसी के रूप में काम कर रहा है। तो यानी बैकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास देने की क्षमता ही नहीं है कोई चीज, अगर आप, तो वो लिखने का कोई वैल्यू नहीं है। रूस ने अपने कमोडिटी से, गैस और तेल से अपनी करेंसी का बैकअप दे दिया। तो रूबल एक मजबूत मुद्रा के रूप में उभर रही है, रूबल और युआन। जी जी सत्येंद्र जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि अभी भारत ने जो है रूस के साथ रूबल में ट्रांजैक्शन की बात कही और बातचीत चल ही रही थी, और तेल और खरीद की बात चल रही है जैसा भारत सरकार बोल रही है। और इसमें पता चला जो बाइडेन ने धमकी दी अपने तरीके से दी थी भारत को। और उसी जुड़ा है पाकिस्तान का नया जो इस समय प्रकरण चल रहा है, पाकिस्तान का संकट। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने भी या पाकिस्तान ने भी रूस के साथ इस तरह के रूबल के साथ ट्रांजैक्शन की बातचीत की थी, और जिसका नतीजा है कि समय पाकिस्तान में उनकी कुर्सी जो है संकट में है। और उन्होंने आज तो कह भी दिया खुले तौर पर कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट है डोनाल्ड लू, वो जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी किए हैं, और जिसका नतीजा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो जो पाकिस्तान का संकट है इस युद्ध से कैसे जुड़ता है और उसका कैसे असर पड़ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड लू ने ये मंजूर भी कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन किया था, पाकिस्तान के जो अमेरिका में एम्बेसी है उसको। देखिए, जब ये ग्लोबल ऑर्डर जब बदलेगा, और जो बदल रहा है, तो दुनिया के अनेक देशों में उथल पुथल होगी। उसकी वजह यह है कि जो अकेली जो साम्राज्यवादी ताकत अमेरिका रही है, उसकी लॉबी लगभग दुनिया के तमाम देशों में है। अपने देश में भी बहुत स्ट्रांग लॉबी है। वो लॉबी में वो लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनका डायरेक्ट उस अमेरिका के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। दूसरे लोग वो होते हैं जिनकी ब्रेन वॉशिंग की गई होती है, जो थिंक टैंक होते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और खासकर मीडिया। जो आपको
एक आपके दिमाग में ये बैठा के रखता है कि अमेरिका आइडियल कंट्री है। ये एक समय ब्रिटेन के बारे में माना जाता था, जिसकी भी दुनिया में ताकत होती है, वो ब्रेन वॉश इस ढंग से करता है कि गुलाम जो है वो अपने को गुलाम बनाने वाले को ही आइडियल समझने लगता है। ये एक बहुत ही सामान्य बात होती है, जिसकी वजह से कोई भी किसी की भी सत्ता चलती है, इस तरह की जो साम्राज्यवादी सत्ताएं होती हैं। तो पाकिस्तान के भीतर में भी भारत में तमाम देशों में बहुत स्ट्रॉन्ग अमेरिकन लॉबी है। इमरान खान की जो सरकार थी उसकी बहुत सी उसमें खामियां होंगी, वो बहुत इंटरनल चीज़ों में वो विफल रही होगी, ये दीगर बात है। लेकिन ये बात बहुत विजिबल है कि एक तो उन्होंने चीन के साथ संबंध मजबूत करने को टॉप प्रायोरिटी दी हुई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि आप देखिए, जिस दिन ये जो स्पेशल मिलिट्री एक्शन हुआ 24 फरवरी को, उस दिन इमरान खान मॉस्को में थे। और जब उनसे कहा गया कि ये आपके लिए, आप तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी एक्साइटिंग टू बी हियर दिस ऑन दिस डे, आज होना बहुत ही रोमांचक है, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद पाकिस्तान ने रूस की आज तक निंदा नहीं की है। पाकिस्तान लगातार, बल्कि कारोबार को उसने आगे बढ़ाने के जैसे भारत की तरफ से संकेत दिए गए हैं वैसे संकेत दिए गए। तो ये और लगातार अपनी बातों और बयानों में भी वो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के बारे में वो कुछ ऐसी आलोचनात्मक बातें करते रहे हैं। इन चीज़ों का अगर असर रहा हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कल जो इमरान खान ने एक बात कही कि जो हस्तक्षेप की बात है, इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट है वो नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है वहाँ की, जिसमें वहाँ के आर्मी सिक्योरिटी, ये इंटेलिजेंस जो खुफिया एजेंसियाँ हैं और गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके सामने रखा गया और सबने ये कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। तो इसका मतलब बात तो है, राइट, डोनाल्ड लू ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में तो यूरोपियन का जो यूनियन है उसके राजदूतों ने एक सार्वजनिक बयान, पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया था, जिसमें कि पाकिस्तान सरकार से कहा गया था कि यूनाइटेड नेशंस में वो वोट डाले रूस के उसके खिलाफ, जिसके ऊपर इमरान खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि आर वी स्लेव, क्या हम आपके गुलाम हैं कि आपकी बात मानेंगे। तो वो एक ऐसी विदेश नीति पे चल रहे थे। और ये कोई दुनिया में नई बात नहीं है कि जब कोई लीडर इस तरह की पॉलिसी अपनाता है तो इंपीरियलिस्ट फोर्स की तरफ से वहाँ दखल दिया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है। सच्चाई क्या है ये तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन जो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, परिस्थिति जन्य जो बातें हम लोग समझ पाते हैं, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, वैश्विक व्यवस्था में जो उथल पुथल मची हुई है, जो एक ध्रुवीय दुनिया टूटती हुई दिख रही है, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी टूटती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल लेवल पे भी टूटती हुई दिख रही है, और सूचना तंत्र में भी टूटती हुई दिख रही है। उसके असर दुनिया भर में वाइड रिपरकशन होंगे और अभी आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जब इस तरह की घटनाओं, सत्ता बदलना, कुछ देशों में जो कू होता है, तख्ता पलट, इस तरह की चीज़ें संभव है कि हम लोगों को देखने को मिले। हम लोग आखिरी दौर में हैं जिसमें दो चीजें, एक तो जो पाकिस्तान का अंदरूनी संकट वो दिख रहा हो, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट वहाँ का जो आमतौर पे अभी तक माना जाता था कि वो अमेरिका के पक्ष में रहता है, अमेरिकन लॉबी के असर में रहता है, तो उसका एक अपना रोल दिख रहा है वहाँ। अगर आपसे पूछें कि ये जो पूरा चेंज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको आपने इशारा किया जिसकी तरफ और कई तरीके से उसको पेश किया, उसमें दिशा क्या है, क्या दिशा ले रहा है, कौन देश किस तरफ जा रहे हैं, मल्टीपोलर है, टू पोलर है, या क्या दिशा लेगा, भविष्य की तस्वीर क्या होगी विश्व की? मल्टीपोलर तो कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर ये होगा, लेकिन जो दुनिया में अंततः जो ताकत सबसे डिसाइसिव होती है, निर्णायक होती है, वो आर्थिक ताकत होती है। और वो ताकत के रूप में जो देश उभर के सामने आया है पिछले पिछले 30, 35, 40 साल में, वो है चीन। रूस भी आज जो ताकत अपनी एक्सेप्ट कर पा रहा है, इसलिए कि उसको चीन का एक बड़ा सहारा मिला हुआ है। आप अगर उसको ये भरोसा है कि अगर दूसरे देश तेल नहीं खरीदेंगे तो चीन इतना बड़ा मार्केट है, वो खरीदने के लिए तैयार है। चीन ने वहाँ पर जैसे ही उन लोगों ने स्विफ्ट सिस्टम जो है बैंकिंग मैसेजिंग का, उससे बाहर किया, चीन ने अपना सिर्फ CIPS
सिर्फ सिस्टम उनको ऑफर किया कि आप इसको यूज कर सकते हैं। रूस ने अपना मीर कार्ड, चूंकि तमाम ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब वहाँ से वापस चले गए अमेरिकन एक्सप्रेस, तो रूस ने अपना मीर कार्ड इशू किया, मीर कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के तौर पर। तो जो चीन का जो यूनियन पे कार्ड है, जो चीन में पहले से ही चलता है और सफल प्रयोग है, उसने यूनियन कार्ड और मीर कार्ड को अलाइन कर दिया, जोड़ दिया, वो दोनों सिस्टम एक साथ जुड़ गए। तो जो एक सामान्य समझ बनती है कि चीन एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, तो देर सवेर पोल तो दो ही होंगे, एक चीन का पोल होगा और दूसरा एक पश्चिमी देशों का। अमेरिका खत्म नहीं हो जाएगा, उसकी हेजिमनी खत्म होगी। अमेरिका तो रहेगा, क्योंकि अमेरिका के पास आज भी वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज का एक इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो, ये उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं कि वो खत्म हो जाएगा। देखिए खत्म कैसे, सोवियत रूस भी आज इसलिए चुनौती दे पा रहा है कि सोवियत जमाने का वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जी जी तो सोवियत यूनियन भी उस रूप में खत्म नहीं हुआ। जी। तो इसी में ये आखिरी कुल मिलाकर बाई पोलर होना चाहिए, आखिरी सवाल, अब इसमें भारत जो अभी कम से कम इस युद्ध में दिख रहा है रसा के साथ है, अपने तरीके से न्यूट्रल एक पोजीशन बनाए हुए है, लेकिन इस पूरा जो समीकरण नया बनेगा उसमें भारत कहाँ खड़ा हो रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, अभी कितना तय कर पाया और कितना असमंजस की स्थिति में? देखिए जो ब्रिक्स का मंच बना था तकरीबन 20 साल पहले, तब उससे यही अपेक्षा की गई थी कि ये जो ब्रिक्स 5 देश हैं, ये अगला पोल होंगे दुनिया का, और ये जो हैं इनके पास इकोनॉमी भी है, इनके पास टैलेंट भी है, इनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जो एक नए ध्रुव के रूप में खड़े होंगे। लेकिन इनमें से दो देशों का इंटरनल पॉलिटिकल ऐसी घटनाएं हुई भारत में और ब्राज़ील में। भारत में 2008 के बाद ही भारत की पॉलिसी बदलने लगी, जब न्यूक्लियर डील हुआ। वो उसके लिए हम मोदी सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मानते हैं, वो तो मनमोहन सिंह के ही जमाने में भारत ने 2 बार ईरान के खिलाफ वोट डाला और भारत उससे अलग होकर अपनी वो प्रो अमेरिकन पॉलिसी की तरफ वो जाने लगा। मोदी सरकार ने उसे बहुत तेज कर दिया, वो इनको क्वाड तक में ले गए। अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें देर सवेर भारत को ये चुनना पड़ेगा कि वो इन दो ध्रुव में से आप किसके साथ रहेंगे। भारत एक ध्रुव बने तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी की जो अभी सिचुएशन है और जो अभी, मतलब ये किसी दूर फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो दुनिया में एक ध्रुव के रूप में स्थापित होगी। कभी 10-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाए तो वो बात अलग होगी। तो अब सवाल है कि भारत का हित किसमें है, ये देखना जरूरी है हम लोगों के लिए। मैं अगर जनता के नज़रिए से सोचूं, तो जनता के नज़रिए से, आम आदमी की भलाई के नज़रिए से भारत का हित इसमें है कि ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको पुनर्जीवित देश में किया जाए। और जो चीन, इसलिए अभी वांग यी यहाँ विदेश मंत्री आए थे चीन के, कि और उन्होंने ये बातें कही भी थी। लेकिन जो भारत में जो रूलिंग क्लास है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार तो है ही, सरकार अल्टीमेटली रूलिंग क्लास को रिप्रेजेंट करती है। आज कांग्रेस की भी गवर्नमेंट आ जाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। तो जो रूलिंग क्लास है उसके स्वार्थ पश्चिम से जुड़े हुए हैं, उसका दिमाग, उसका जो ब्रेन वॉशिंग है वो पश्चिम से जुड़ा हुआ है। और ख़ासकर उसको समस्या ये होती है कि चीन में तमाम चमक तो है, लेकिन वहाँ मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ, डेंग शाओपिंग, इनका फोटो अभी भी लगा हुआ है, उसका झंडा अभी भी लाल है। और वो एक अलग सिस्टम जिसमें कि स्टेट स्टेट का रोल है, मेजर रोल है, जिसमें प्लानिंग है, जिसमें जनता को सेंटर में रखने की बात की जाती है और वो उससे लेजिटिमेसी प्राप्त करती है वहाँ की सत्ता। ये चीज़ें हमारे रूलिंग क्लास के को अपने इंटरेस्ट के खिलाफ लगती हैं। और ये बात दुनिया भर के रूलिंग क्लास को, चाहे अमेरिका हो या, आखिर अमेरिका को चीन से दुश्मनी क्या है? दुश्मनी यही है कि चीन ने एक दूसरे मॉडल पे डेवलप किया। आज चीन नियो लिबरल हो जाए, दोनों दोस्त हो जाएंगे। तो इसलिए समस्या ये है कि मुझे लगता है भारत अभी काफ़ी समय तक पश्चिमी देशों के साथ ही रहने की कोशिश करेगा, रहेगा। कुछ तनाव आएंगे, पश्चिमी देश भारत को छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा देश है। और जो उनका चीन के साथ टकराव है उसमें फ्रंट लाइन पर अगर किसी देश का सीधे जुड़ता है तो वो भारत है।
जापान के पास अपनी सेना नहीं है, तो इसलिए भारत जुड़ता है उसमें। तो ये दिखता ये है व्यवहारिक रूप से, होना ये चाहिए कि भारत जो जो नई ताकत इमर्ज कर रही है उसका हिस्सा बने, उसका पार्ट बने। बिल्कुल, जो ढहती हुई ताकत होती है उसके साथ जाने में किसी का कभी फायदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ का रूलिंग क्लास शायद उसके लिए अपना वो अपने लिए अपने हितों के लिहाज से वो अच्छा रास्ता नहीं मानता है। बावजूद इसके सही बात आपने बताया आधे घंटे की इस बातचीत में कि पूरे दुनिया के स्तर पे इस युद्ध के बाद क्या बदलाव आने जा रहे हैं। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो आर्थिक सत्ता है अल्टीमेटली वही चीजों को तय करती है और उसमें जो देश सबसे मजबूत होंगे वही नेतृत्व करेंगे। इस तरह के संकेत अपने आप मिल ही रहे हैं अपने तरीके से। आज हम लोगों ने बातचीत की और इस मसले को हम लोग फिर बढ़ाएंगे क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गतिविधियां बढ़ रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जो युद्ध है उसका असर कई तरीके से दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है। तो हर कहिए ये अभी कोई दूसरे देश का दूसरे दुनिया का मसला नहीं रहा, दुनिया का हर नागरिक इससे प्रभावित होने जा रहा है। तो लिहाजा हम इस पर इस लिहाज से भी बातचीत करेंगे कि हमारे जीवन पर उसका सीधा असर पड़ेगा और सत्येंद्र सर को फिर हम लोग ले आएंगे और फिर उनसे दूसरे मसले पर इसी से जुड़े हुए कोई दूसरा मसला होगा उस पर बातचीत करेंगे। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सत्येंद्र सर रखी और फिर आपको आमंत्रित करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप आए इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जी।